नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम में। आज के इस वीडियो में जो हम सभी जानेंगे, जो आपके लिए बीपीएससी और ग्रुप डी एग्जाम स्पेशल एग्जाम का बूस्टर डोज सीरीज चलाया गया है लूसेंट सामान्य ज्ञान का, जिसमें हम लोग बेहतरीन ढंग से उसको समझते और समझाते हुए क्लास को करते हैं और कराते हैं। तो उम्मीद करेंगे अगर आपने पीछे का क्लास नहीं देखा है, ज्योग्राफी का आपका 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, बायोलॉजी का आज ये दूसरा क्लास है। अगर वो सभी क्लास आप क्लास को 5, 10, 15, 20 मिनट सुना करें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि हाँ क्लास जो किया गया है और कराया गया है वो कुछ अलग और हटके, ठीक है। आप आते हैं 1 मिनट भी नहीं देखते और चले जाते तो वो बेहतरीन आपके लिए नहीं रहेगा। आप आइए 15 मिनट 10 मिनट तक उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आया कि हाँ कुछ पढ़ने और पढ़ाने का तरीका बदला गया है लूसेंट को, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पर भी आप इस वीडियो में भी बने रहेंगे और आखिरी तक देख करके जाइएगा, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। और ये बुक मैं बता दूँ कि ये आपका सबसे लेटेस्ट एडिशन है 2021 का, जो कि मार्च 2022 के आसपास में आया था। आप लोग भी अगर चाहें तो बुक ले सकते हैं। बाकी आप लोगों के द्वारा हमारा ऑनलाइन क्लास भी इस तरह से चल रहे हैं, इसका ऑफर आपको दिया हुआ है, आप इन सभी में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, बस आप वीडियो को रोकिए, इन सभी फीचर्स को पढ़ लीजिए और अधिक जानकारी आप इस नंबर पर ले सकते हैं। बाकी बायोलॉजी का पहला क्लास हम लोग कर लिए थे और दूसरा क्लास जो आज होगा वो होगा हमारा कोशिका विभाजन से, ठीक है। पहला क्लास में हम लोग 1-1 घंटे का आपको क्लास देते हैं ताकि ज़्यादा आपको टेंशन भी ना हो और आप समझते हुए पढ़ भी सकें। तो टाइम दीजिए, लूसेंट या कोई भी किताब जो है वो समय मांगता है, समय दीजिए, आप उस समय को देंगे तभी आपको रिटर्न वो समय आपका अच्छा करके देगा। तो आइए चलते हैं, अब सीधे चलेंगे कोशिका विभाजन की ओर। चलिए देखेंगे कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन क्या कहता है। तो कहता है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने देखा था। यानी कि हम लोगों ने कोशिका ये सभी के बारे में जो भी जानकारी था वो हम लोग ले चुके हैं ना। कोशिका के बारे में पढ़ लिया, कोशिका के जितने भी अंग थे उन सभी के बारे में पढ़ लिया, कोशिका विज्ञान लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया। बाकी बचे खुचे थोड़ा सा है जो है कोशिका विभाजन, यानी कि कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है और जीवों की उत्पत्ति किन किन आधार पर होता है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है सेल डिवीजन के अंतर्गत। पिछला क्लास अगर जिनका भी छूटा है वो लोग कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वीडियो में भी है, और नहीं तो बुक पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, समझ सकते हैं तो समझ लीजिएगा। आइए, कहता है कि कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम 1855 में बिरचाऊ ने देखा। कोशिका का विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन सा है? एमिटोसिस, मिटोसिस और मियोसिस। आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, ये तीनों प्रकार याद रखिएगा, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। एक का करके समझते हैं ये 3 क्या होता है। पहला है हमारा अर्धसूत्री यानी कि अमिटोसिस, असूत्री। असूत्री कहता है कि यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं जैसे जीवाणु, नीलहरित शैवाल, ईस्ट, अमीबा तथा प्रोटोजोआ में होता है। इसका डिफिनीशन याद रहे ना रहे, असूत्री विभाजन के जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, जीवाणु, नीलहरित शैवाल, आपका ईस्ट, अमीबा और प्रोटोजोआ, ये सभी के सभी अमिटोसिस प्रक्रिया से अमिटोसिस विभाजन करता है। दूसरा है हमारा समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जो है, इसकी प्रक्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले जर्मनी के जीव वैज्ञानिक हुआ करता था वाल्थर फ्लेमिंग। कौन है? वाल्थर फ्लेमिंग ने 1879 में जंतु कोशिकाओं में देखा। उन्होंने ही सन 1882 में इस प्रक्रिया को माइटोसिस नाम दिया और यह विभाजन कायिक कोशिका यानी कि सोमैटिक सेल होता है। प्रश्न आपसे पूछता है कि कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है, सोमैटिक सेल में कौन सा विभाजन होता है, तो याद रखेंगे वह होता है समसूत्री यानी कि मिटोसिस। अध्ययन की सुविधा के लिए भी समसूत्री विभाजन को 5 वर्ग में बांट दिया गया है। ये ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, बीच में एक आध क्वेश्चन है जो कभी कभी पूछ लेता है, बाकी ज़्यादा इस पर वैसा कुछ नहीं है। कौन कौन से 5 है? तो एक अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ठीक है। इसमें कहता है कि इस विभाजन के फलस्वरूप एक जनन कोशिका के 2 संतति का निर्माण होता है। यानी कि ये जो, अगर हम इसको समझाएं तो लंबा चल जाएगा, समझा सकते हैं मगर इस समय नहीं समझाएंगे, इसको कभी फ्री क्लास में बताएंगे, ठीक है। अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ठीक है। ये सभी 5 अवस्था है। इन सभी 5 अवस्थाओं में
जो पेरेंट सेल होता है वो डॉटर सेल तक जाते जाते जो अवस्थाएं चरण पूरा करता है उसी को हम समसूत्री विभाजन के 5 चरण कहते हैं। कौन सा? पेरेंट सेल मतलब जनन कोशिका, जनन कोशिका से होते हुए पहले अंतरावस्था, फिर पूर्वावस्था, फिर मध्यावस्था, फिर पश्चावस्था, फिर अंत्यावस्था यानी कि अंत की अवस्था जब हो जाती है तब दो अलग अलग टूट जाता है, जिसमें एक मदर सेल पहले के जैसा ही एक और मदर बन गया, उसी का एक डॉटर बन गया। अगला फिर से वही डॉटर जो है आगे चल करके यही 5 प्रक्रिया अपनाता है और फिर से वही प्रक्रिया, फिर से जो डॉटर होता है वो मदर बन जाता है और जो डॉटर से टूटा एक होता है वो डॉटर सेल कहलाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलता रहता है, कभी फ्री क्लास में बताएंगे। कहता है कि प्रत्येक संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होता है। ये लाइन याद रखेंगे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि समसूत्री विभाजन के समय प्रत्येक संतति कोशिका का गुणसूत्र किस कोशिका के समान होता है? तो जनन कोशिका। संतति कहने का मतलब है डॉटर सेल, डॉटर सेल कहने का मतलब है संतान। ठीक है, आगे कहता है कि समसूत्री विभाजन की पश्चावस्था यानी कि एनाफेज सबसे छोटी होती है, केवल 2 से 3 मिनट में समाप्त हो जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। समसूत्री विभाजन का सबसे छोटा अवस्था कौन सा होता है? वह होता है पश्चावस्था। पश्चावस्था यानी कि चौथी अवस्था। अगर बायोलॉजी का अब जब हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, और जो पिछला क्लास किए होंगे खास करके साइंस स्पेशल वाला, उनको ये सब ध्यान में होगा। एनाफेज जो होता है वो चौथी अवस्था होता है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा फेज से टूटते टूटते जो चौथा फेज एनाफेज में चला जाता है उस समय वो ज़्यादा देर टिकता नहीं, क्योंकि वो इस तरह से, जैसे ये हमारा उंगली है, ये ऐसा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसा एकदम पतला सा एकदम बच जाता है, और वो पतला सा बचने के कारण वो बहुत जल्द ही टूट करके एक बन जाता है हमारा डॉटर, एक फिर से बन जाता है मदर, और वो फिर हो जाता है टेलोफेज, अगले अवस्था में चला जाता है। इसलिए समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी जो अवस्था होती है वो पश्चावस्था के नाम से जाना जाता है। तीसरा कहता है अर्धसूत्री विभाजन। तीसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन, इसके तहत क्या कहता है? मियोसिस। मियोसिस यानी कि फॉर्मर तथा मूरे 1905 में कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया। कौन? फॉर्मर और मूरे। ध्यान देंगे कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज बिजमैन ने की थी। नामकरण करने का काम फॉर्मर और मूरे ने किया, जबकि मियोसिस प्रक्रिया की खोज बिजमैन ने किया, लेकिन इसका सर्वप्रथम अध्ययन जो किया वह स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया। यह विभाजन जनन कोशिका में होता है। पहली बात, अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो जनन कोशिका में होता है। ये लाइन डायरेक्टली याद रखेंगे। उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन भी 2 चरणों में होता है, एक अर्धसूत्री 1 और दूसरा अर्धसूत्री 2। क्या कहता है? कहता है कि अर्धसूत्री 1 में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती, इसलिए न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन। पॉइंट याद रखने वाली है कि अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो गुणसूत्र की संख्या, अगर किसी भी जीव में, जो समान अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा समसूत्री विभाजन में कि संतति कोशिका और जो पेरेंट सेल है दोनों के गुणसूत्र समान होते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन का फेज अगर 1 है तो ये आगे जाकर के इसके गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है। क्या होता है? आधी हो जाती है अगले वाले में जाकर के। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? मतलब इस प्रक्रिया क्या कहलाता है? न्यूनकारी विभाजन। मतलब न्यून मतलब कम हो जाना, यानी कि रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री जो प्रथम है इसको भी 4 भाग में बांटा गया। अर्धसूत्री को 2 भाग में बांटा। अर्धसूत्री 1 और 2 में अर्धसूत्री 1 भी अब 4 भाग में बट रहा है। कौन कौन सा? तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1। आपसे प्रश्न यहाँ पर एक पूछता है डायरेक्टली कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये सभी जो है वो किस विभाजन से संबंध रखता है? तो अर्धसूत्री विभाजन से। ध्यान देंगे, ऐसा ही आपको प्रोफेज आता है पूर्वावस्था समसूत्री में भी, ऐसा ही मेटाफेज आता है मध्यावस्था समसूत्री में भी, ऐसा ही एनाफेज 1 के नाम से आता है पश्चावस्था समसूत्री में भी, ऐसा ही टेलोफेज अंत्यावस्था में आता है समसूत्री विभाजन। अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो समसूत्री विभाजन में 5 अवस्था, जबकि अर्धसूत्री विभाजन 1 में 4 अवस्था होता है।
तब अगर हम यहाँ पर एक प्रश्न बनाने का प्रयास करें तो क्या ये प्रश्न बन सकता है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री वन विभाजन में कौन सा एक अवस्था नहीं होता है? तब हम कहेंगे अंतरावस्था यानी कि पहली अवस्था जो है इंटरफेज वो नहीं होता है। अब आइए आगे कहता है प्रोफेज वन सबसे लंबी अवस्था है। कौन सा? प्रोफेज वन यानी कि जो अर्धसूत्री विभाजन के पहला चरण का 4 अवस्था उसमें भी जो पहला है प्रोफेज वन यह सबसे लंबी प्रावस्था होती है जो कि 5 उप अवस्थाओं में पूरी होती है। कौन कौन सा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकिनेसिन। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिन ये 5 अवस्था याद रखिएगा प्रोफेज की सबसे लंबी अवस्था होती है। लेप्टोटीन क्या कहता है? कहता है कि गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं, इन्हें क्रोमिनिमेटा कहते हैं। गुणसूत्र की संख्या डिप्लॉयड होती है, द्विगुणित होती है। डायरेक्टली लाइन याद रखेंगे, गुणसूत्र की संख्या द्विगुणित यानी कि डिप्लॉयड होता है। लेप्टोटीन को क्रोमिनिमेटा कहा जाता है। जाइगोटीन, जाइगोटीन कहता है कि समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं, इन्हें सिनैप्सीन कहते हैं। जाइगोटीन को और क्या कहेंगे? सिनैप्सीन कहेंगे जब एक साथ जोड़ा बनाएगा। सेंट्रियोल एक दूसरे से अलग होकर केंद्र के विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं। प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ी हो जाती है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पर होता था? कल की क्लास में हम लोग पढ़े हैं, राइबोसोम में होता है। और कल हम लोग ये भी पढ़े थे, आरएनए पढ़े थे। जैसे यहाँ पर कहा है प्रोटीन एवं आरएनए संश्लेषण के फलस्वरूप केंद्रिका बड़ा हो जाता है जाइगोटीन प्रक्रिया में। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि आरएनए का 3 फेज था 3 प्रकार, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, राइबोसोमल, ट्रांसफर और मैसेंजर। ये बताएंगे आप हमें कि आरएनए का संश्लेषण पर नियंत्रण कौन करता है, यानी कि सहायता कौन करता है प्रोटीन संश्लेषण में? नहीं, कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। एक और आपको समझाते हैं, आगे देखेंगे। जाइगोटीन हो गया, अब है हमारा पैकिटीन। पैकिटीन क्या कहता है कि प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। द्विज का प्रत्येक अनुदैर्ध्य रूप से विभाजित होकर 2 अनुजात गुणसूत्र या क्रोमेटिडों में बढ़ जाता है। इस प्रकार 2 समजात गुणसूत्रों में एक द्विज में अब 4 क्रोमेटिड बनेगा, यानी कि पैक्टिन में क्या होगा? 2 से अब 4 बनेगा। सिर्फ इतना याद रखिए, इनमें 2 माता और 2 पिता क्रोमेटिड बनेगा। कभी कभी मातृ और पितृ क्रोमेटिड एक या ज़्यादा एक स्थान पर एक दूसरे से क्रॉस कर जाता है, यानी कि माँ हो जाएगा 3 गो तो बाप हो जाएगा 1 गो, बाप हो जाएगा 3 गो तो माँ होगा 1 गो, ऐसा भी हो जाता है। 2-2 ऐसे बनता है, मगर कभी कभी ये अवस्था कम ज़्यादा हो जाता है। कहता है कि ऐसे बिंदु पर मातृ या पितृ क्रोमेटिड टूट जाते हैं और एक क्रोमेटिड का टूटा हुआ भाग दूसरे क्रोमेटिड के टूटे स्थान से जुड़ जाते हैं, इसे कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। एवं इस प्रकार जीन का नए ढंग से वितरण हो जाता है, अर्थात जीन विनिमय पैक्टिन अवस्था में होती है। जीनों का ट्रांसफर जो है वो कैसे होगा? पैक्टिन अवस्था में। पैक्टिन अवस्था किसका है? तो प्रोफेज 1 का है। प्रोफेज 1 किसका है? तो अर्धसूत्री 1 का है। अर्धसूत्री 1 किसका है? तो अर्धसूत्री विभाजन का है। यानी कि हमें अगर डायरेक्टली अगर प्रश्न दे दे कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस विभाजन में होता है। अगर वो भी ना दे और थोड़ा अंदर जा करके दे तो अर्धसूत्री 1 में, अर्धसूत्री 1 भी ना दे तो प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 भी ना दे तब प्रोफेज 1 के जो 5 अवस्था है उनमें से एक पैकेटीन में होता है। और ये क्या है? इस क्रिया में रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। कौन सा एंजाइम? रिकॉम्बिनेज एंजाइम भाग लेता है। नोट कहता है कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा नॉन स्टील क्रोमेटिड के बीच होता है। अगर इसको हम एक लैंग्वेज में समझाना चाहें तो आप लोग को एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। मान लीजिए कि 2 गो पति पत्नी इधर भी और 2 गो इधर भी, पति पत्नी का संबंध, ठीक है। हुआ क्या कि मान लीजिए पत्नी को वाइफ से डिनोट कर रहे हैं और हस्बैंड को एच से। आप समझिएगा, जो पत्नी है इसका अफेयर इसके पति से, ये जो हस्बैंड है इसका अफेयर इसके पत्नी से।
ये दोनों जब चलने लगा और चलते चलते अवस्था ये हुआ कि ये पति मान लीजिए कमजोर हो गए, यानी कि अपनी बीवी को नहीं बचा पाया, मतलब अपने प्यार में नहीं रख पाया, तो ये पत्नी उठ करके इसके पास चली गई और ये मजबूत आदमी था, ये अपनी वाइफ को भी बचा लिया, इसको भी बचा लिया, इसको भी बचा लिया, यानी कि इसकी दूगो बीवी हो गई। तो ये बीवी क्या हो गया, ये पूरा क्या हो गया, जीन का विनिमय हो गया, एक दूसरे में ट्रांसफर हो गया। बात समझ में आया? जिनको नहीं समझ में आया होगा फ्री क्लास में और बेहतरीन समझा देंगे। अब आगे आइए, अगला है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन क्या कहता है कि समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते। ध्यान दीजिएगा, समजात गुणसूत्र अलग होने लगते हैं परंतु जोड़े के दो सदस्य पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते क्योंकि वो कहीं कहीं एक दूसरे से एक्स के रूप में उलझे रहते हैं। ऐसे स्थानों को काई एजमाटा क्या कहते हैं, काई एजमाटा कहते हैं। काई एजमाटा की औसत संख्या को बारंबारता कहते हैं। ये बारंबारता मैथ वाला नहीं, ठीक है, ये जो है इसके अंतर्गत बारंबारता, बारंबारता का मतलब भी होता है रिपीटेटिव, यानी कि इसके जो गुणसूत्र होते हैं वो रिपीटेटिव होते रहेंगे, जो बार बार आते रहते हैं। और कहता है काई एजमाटा का अंत्यकरण यानी कि टर्मिनलाइजेशन जो भी है वो हो जाता है, काई एजमाटा का अंत्यकरण हो जाता है। ये हुआ डिप्लोटिन। अगला है डाइकेनेसिस। डाइकेनेसिस क्या कहता है कि केंद्रक कला व केंद्रिका लुप्त हो जाता है। याद रखेंगे, डाइकेनेसिस में केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाता है, सिर्फ इतना है। और आगे कहता है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन के समान है। कहना ये चाह रहा है कि अर्धसूत्री जब हम दो भागों में बांटे, एक 1 और दूसरा 2, जो अर्धसूत्री 2 है वो समसूत्री के समान है, मतलब उसमें भी 5 अवस्था होगा, अंतरावस्था, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और पश्चावस्था और अंत्यावस्था। एक अंतरा और एक अंत्या, दो अलग अलग है। कहते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका यानी कि पेरेंट सेल से 4 संतति कोशिका का निर्माण होता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में जो कोशिका विभाजन होता है पेरेंट सेल से, वो कितना, 1 से 4 बच्चा पैदा हो जाए उसको कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। जबकि समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जितना पेरेंट उतने डॉटर, क्लियर, उसको कहते हैं समसूत्री विभाजन। अब आइए समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर यहाँ बॉक्स में दिया है, उसको एक बार डायरेक्टली समझ लेते हैं, समराइज हो जाएगा। कहता है कि समसूत्री विभाजन या विभाजन कायिक यानी कि सोमैटिक कोशिका में होता है, पहले भी हम लोगों ने जाना है ना। जबकि अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिका में होता है। दोनों अंतर याद रखेंगे। दूसरा अंतर समसूत्री विभाजन का कहता है कि इस विभाजन में कम समय लगता, मतलब कम टाइम, जबकि अर्धसूत्री में ज़्यादा समय लगता है। तीसरा कहता है कि समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से 2 कोशिका, ये इंपॉर्टेंट लाइन है हमारा, 1 से बनेगा 2, जबकि अर्धसूत्री में 1 से बन जाएगा 4। संतति कोशिका में जनक जैसे ही गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता नहीं होती है। मतलब जो हमारा मिटोसिस अवस्था है, मिटोसिस फेज है, उसमें संतति यानी कि माता और बेटी यानी बेटा यानी कि पेरेंट और डॉटर सेल के बीच में कोई भी आनुवांशिक विविधता नहीं होता है। जबकि अर्धसूत्री में संतति कोशिकाओं में जनक से भिन्न गुणसूत्र होने के कारण आनुवांशिक विविधता होती है। चौथा क्या कहता है, यानी कि अगला कहता है, 5वां नंबर है कि इनमें गुणसूत्रों के आनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान नहीं होते, यानी कि जो गुणसूत्र है क्रोमोसोम है उसका क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। जबकि अर्धसूत्री में हमने क्या पढ़ा कि क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, किसमें जाके, पैक्टीन में जाकर के जीन विनिमय हो जाता है। और छठा क्या कहता है कि इसकी प्रोफेज अवस्था सबसे छोटा है, किसका, समसूत्री का प्रोफेज अवस्था, यानी कि जो दूसरा नंबर का पूर्वावस्था, हिंदी भी याद रखिएगा, प्रोफेज को हम क्या कहते हैं, पूर्वावस्था कहते हैं। तो समसूत्री विभाजन का पूर्वावस्था या प्रोफेज छोटा होता है, जबकि अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज या पूर्वावस्था लंबा होता है। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत किसी भी प्रकार का? अगले चैप्टर पे चले, जैव विकास की ओर देखेंगे। तीसरा चैप्टर जो है बायोलॉजी का हुआ है जैव विकास। जैव विकास में ये जो राम कहानी दिया गया है उससे हमको मतलब नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्टली जो मेन पॉइंट है वो आपको निकाल के बता देते हैं और जहाँ पर जो समझने लायक है उसको समझा देते हैं। राम कहानी एक लाइन पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है और जैव विकास से जल्दी उतना प्रश्न भी नहीं पूछता। फिर भी समझ लेते हैं क्या है।
जैव विकास में जो ऊपर में जो भी कुछ डिफिनेशन वगैरह दिया है उसमें खाली एक डिफिनेशन याद रखिए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का, कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति, यानी कि क्रमागत एक दूसरे में परिवर्तन होता रहेगा, वही हमारा क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। इसके लिए कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, जैव विकास कैसे होता है, तो एक होता है कि कायिक एवं रासायनिक, दूसरा होता है भ्रूणीय विकास, तीसरा होता है वितरण, ये सभी के कारण साथ ही साथ आपसी संबंध जब वो क्रमागत, सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक नए जीव की उत्पत्ति करना है तो आपको दो लोग को आना होगा, दो लोग आएंगे, आपसी संबंध बनाएंगे, चाहे वो आपसी संबंध चाहे कार्यकी विधि से हो, रासायनिक विधि से हो, या भ्रूणीय विकास से हो, या भ्रूणीय वितरण से हो, उससे मतलब नहीं रखता। किसी भी नए जीव को उत्पत्ति करने के लिए दो लोग को, यानी कि अपोजिट लिंग वाले दो लोगों को आना पड़ेगा, और आने के बाद ही एक नए विकास होगा, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन होता है। इसके लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने, जैसे लेमार्क है, डार्विन है, बैलेस है, डिब्रीज है, ये सभी अपना अपना विचार दिया। अब देखिए यहाँ पर जो है कुछ बॉक्स में दिया हुआ है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि दर्शाने वाले विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत किया, ये सब से हमको मतलब नहीं है। सीधे आइए हम इस सब को छोड़ रहे हैं, जिनको पढ़ना होगा आराम से जो वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और जो इधर अपना किताब में पढ़ रहे हैं वो फुर्सत में किताब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए समजात अंग, होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन यानी कि इसको अगर हम तोड़ दें, समजात अंग यानी कि समान जात, जात मतलब ब्राह्मण पंडित वाला नहीं, पहले भी बताएं। यहाँ पर कह रहा है होमोलॉगस कि ऐसा अंग जो विभिन्न कार्यों के उपयोजित होने के कारण काफी असमान दिखाई देते हैं, परंतु आपके लिए जो याद करने वाली चीज है, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। और आपको कुछ नहीं याद रखना है, जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं वही आपको याद रखना है। कौन कौन से, जैसे कि जो भी दिया गया है एग्जाम्पल वो पढ़ लीजिए। सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े का अगली टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ, ये सभी के सभी क्या है, एक समान है, यानी कि बिलैया के जो अगला पैरवा है और आपका हथवा है, ये दोनों क्या है, एक समान है। बिल्ली को हम कह देते हैं चार पैर वाला, आदमी सीधा खड़ा रहता है तो उसको कह देते हैं दो पैर वाला, मगर अंग दोनों का बायोलॉजिकल टर्म में साइंस के अंतर्गत हमारा हाथ, बिल्ली का पैर, दोनों समान है। कहता है कि इन सभी में ह्यूमरस, इस लाइन को याद रखेंगे, इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कॉर्पस, मेटाकॉर्पस आदि अस्थियां आती है। जब हम आगे पढ़ेंगे हड्डी के बारे में तब इसकी चर्चा विस्तृत किया जाएगा। कहते हैं कि इनका भौतिकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु ये सभी का कार्य अलग अलग होता है। आगे आइए, कहता है कि सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ का पंख उड़ने के लिए, घोड़े का टांग दौड़ने के लिए, मनुष्य का हाथ पकड़ने के लिए होता है। आगे कोई एक अंग आएगा जिसमें एक अंग जो है उसके उदाहरण से संबंधित प्रश्न पूछा हुआ, और वो प्रश्न पूछा गया था कब, हमको जहाँ तक याद है 2446 के दरोगा में संबंधित एक प्रश्न पूछा था, इससे आगे आएगा वो वाला, कहीं पर होगा इसमें। आगे आइए, ठीक है, ये हो गया हमारा समजात अंग। अगला आता है हमारा समरूप अंग। अगला जो है वो क्या है, इसमें जो एक बात और फिर से बता दे रहे हैं, समजात अंग के अंतर्गत आपको क्या क्या याद रखना है, पहला मूल संरचना और भ्रूणीय प्रवर्धन, दूसरा कि उसके जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, चाहे वो सील का फ्लीपर, एक एग्जाम्पल ये याद रखिएगा खाली, सील का फ्लीपर, ठीक है। उसके बाद आपको याद रख लेना है कि चमगादड़ का पंख नॉर्मली याद रहेगा, घोड़ा का टांग, बिल्ली के पंजा, मनुष्य के हाथ, ये सब याद रखिएगा। हड्डी में ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कॉर्पस और मेटाकॉर्पस याद रखिएगा, बाकी और कुछ नहीं। आगे आइए, अगला है हमारा समरूप अंग, एनालॉगस ऑर्गन। समरूप मतलब समान रूप है, मगर समजात अंग नहीं है, असमजात इसको बोलते हैं। कहता है कि ऐसे अंग जो सामान्य कार्य के लिए उपयोजित होने के कारण समान दिखते हैं, लेकिन मूल संरचना एवं भ्रूणीय परिवर्तन अलग अलग होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, समरूप अंग कहेंगे। यानी कि इसी समरूप को हम असमजात अंग भी कह सकते हैं। जैसे तितली, पक्षी, चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करता है, देखने में एक समान लगता है,
परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितली की पंख की रचना भित्ति के भंज द्वारा, ध्यान देंगे तितली का जो होता है भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों की पंख की रचना अग्रपाद पर पैरों द्वारा, और चमगादड़ के पंख जो होता है लंबी उंगली तथा धड़ के बीच फैली होता है। ये हो गया आपका। उसके बाद आता है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग में कुछ नहीं है, इसको जो है मतलब जो बचा खुचा अंग रहता है उसको अवशोषी कहते हैं। मतलब क्या कि ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्व विकसित होते हैं, परंतु वो अपनी अवस्थाओं के अंतर्गत धीरे धीरे जब वातावरण परिवर्तित होते जाता है तो उस अंग का जो महत्व समाप्त हो जाए और वो अंग बिना मतलब के हमारे साथ लगा रहे, उस अंग को हम क्या कहते हैं? अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हमारे कान पिल्ला ये वाला जो है ना, ये इसका कोनो अंग काम उस तरह से नहीं है, ठीक है, मगर ये है तो है। त्वचा का बाल ये सभी कुछ काम का नहीं है ऐसे देखा जाए तो साइंस के अनुसार। फिर कहता है बर्मी फॉर्म, फिर अपेंडिक्स जो अपना अपेंडिक्स जो होता है, ये सभी एक कैसा अंग है? तो अवशेषी अंग के रूप में जाना जाता है। और मनुष्य में लगभग 100 ऐसा अंग है जो क्या है? अवशेषी है, याद रख लीजिएगा डायरेक्टली। आगे है कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया था, इसको याद रख लेंगे। पक्षियों का विकास सरीसृप से हुआ है, इसको याद रख लेंगे। जल स्थल चर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है, याद रख लेंगे। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास वे सरीसृप से हुआ है, याद रख लेंगे। चारों पॉइंट यहाँ पर दिया गया, याद रख लेंगे। अगला है जीवाश्म। जीवाश्म का मतलब आपको पता होगा कि जो जितना साल तक पुराना मरा धरा जो कुछ भी रहता है वो ज़मीन के नीचे जब विलुप्त हो जाता है या चट्टानों के नीचे रहता है, वो जब धीरे धीरे बदल करके एक चट्टान बन जाए या किसी अन्य प्रक्रिया में आ जाए, उसे हम कहते हैं जीवाश्म। और जीवाश्म के अध्ययन को ही हम फॉसिल्स विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान के नाम से जानते हैं। हम इसमें किताब में जो लिखल है वो 1 लाइन करके अपना पढ़ लीजिएगा जिनको पढ़ना होगा। अब आइए, कहता है जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत में बहुत सारा है, मगर डायरेक्टली आपको हम बता देते हैं। जो मेन है आपका लैमार्कवाद, डार्विनवाद, उत्परिवर्तनवाद। कभी ऐसा इधर से प्रश्न नहीं मिलता है, जो बता देते हैं उसका प्रश्न देख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा। लैमार्कवाद, लैमार्कवाद में बस ये याद रखिए पहला कि लैमार्क का सिद्धांत 1809 में उसकी पुस्तक है फिलोसफिकल जूलॉजिक, इसको याद रखेंगे। उसके बाद जो लैमार्कवाद में ये कहा गया कि जीवों एवं इनके अंगों के सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है। लैमार्कवाद का सिर्फ यही लाइन याद रखना कि लैमार्कवाद के सिद्धांत के अनुसार जीव एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति होती है, बाकी और कुछ नहीं। उसके बाद एक लाइन नीचे ध्यान देंगे लिखा होगा, दूसरा लाइन आगे बढ़ेंगे तो कहता है कि अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होता है, और यही कहलाता है अधिक या कम उपभोग का सिद्धांत। यानी कि यहाँ पर हमको एक लाइन याद रखना है कि अंगों को लेकर के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत किसने दिया है? तो लैमार्क ने दिया है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। जिराफ का गर्दन आपका उदाहरण है, उसको याद रख लीजिए। और नोट में कहता है कि उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है, हमेशा के लिए याद रख लीजिए टोंटोलॉजी। अब आइए डार्विनवाद। डार्विनवाद जो यानी कि डार्विनिज्म जो है, ये भी जैव विकास से संबंधित और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो जैव विकास है वो है डार्विनवाद। डार्विनवाद को जो है पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है, डार्विन को, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। ये सभी स्टैटिक जीके के रूप में काम करेगा। और डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, ये आपको याद रख लेना है। अब उसके बाद बीच में जो कुछ भी लाइन है वो सबको छोड़ दीजिए और याद रखिएगा कि दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये कथन किसका है या कौन सा आनुवंशिक से जैव विकास से संबंधित सिद्धांत है? तो डार्विनिज्म, यानी कि डार्विनवाद के जो सिद्धांत है जिसमें डार्विन ने कहा कि दो सजातीय जीव, समान जात वाले जो जीव होते हैं उस आपस में बिल्कुल समान नहीं होते हैं। ये विभिन्नताएं इन्हें उनके जनक से वंशानुक्रम मिलता है, यानी कि जो कुछ भी विभिन्नताएं, जैसे कि मानव का मानव में ऐसा है कि पूरा समान है, नहीं है। भले देखने में लगा कि हाँ हाथ पैर समान है, मगर वंशानुक्रम में मेरे बाप का गुण मेरे से मिलेगा, किसी और के बाप का गुण किसी और से मिलेगा, तो वैसे वंशानुक्रम में गुण कहलाता है, डार्विनवाद कहलाता है। बाकी फिर बीच में कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम तो नहीं पढ़ाएंगे, बाकी आप लोग फुर्सत में पढ़ लीजिएगा। आगे आइए नव डार्विनवाद यानी कि न्यू डार्विनिज्म।
न्यू डार्विनिज्म कुछ ऐसा इसका काम नहीं दिखा, ये फेल कर गया था। इसमें क्या कहा गया कि किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति की नई जाति बन जाती है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, मान लिया जाए, चलिए इसको नॉर्मली एक भाषा में हम समझा दे तो समझ जाइएगा न्यू डार्विनिज्म कहता क्या। मान लीजिए कोई एक सीधा साधा लड़का है, सीधा साधा लड़का को आप हमेशा परेशान करते रहिए, हमेशा परेशान करते रहिए, मारते पीटते रहिए, इसके मन में जिस दिन डर खत्म उस दिन साले तो बाप है कि कौन है हमरा की पता, उठाएगा इधर से डंडा मार डंडा भाग। वही है न्यू डार्विनिज्म। यानी कि आपकी परिस्थितियों के अनुसार, आपके प्रभाव के अनुसार जो जाति एक नए उत्पत्ति हो जाए उसे ही न्यू डार्विनिज्म कहा जाता है। वो कारण कौन कौन से हो सकते हैं न्यू डार्विनिज्म के अनुसार? विविधता, उत्परिवर्तन, प्रकृति वरण, जन्म, है ना। अभी लड़का को आप काहे पीट रहे हैं, क्यों पीट रहे हैं, क्या गलती करता है, ये सब उसको बिना बताए हमेशा पीटते रहिए। वो एक ज्वालामुखी पड़ता है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी, सो रहा जिस दिन जागेगा उस दिन पूरा तूफान, सबसे खतरनाक ज्वालामुखी होता है वो, ठीक ना। तो ये वैसा वाला अवस्था को ये क्या कहते हैं? न्यू डार्विनिज्म कहते हैं। अपनी भाषा में इसको याद रखिए, किताब में लिखने दीजिए जो लिखा है, और बाकी कुछ नहीं। आगे आइए, अगला है उत्परिवर्तनवाद। इसको थोड़ा सा एक लाइन याद रखिएगा कि यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था, बाकी इतने याद रखना, बाकी कुछ नहीं। उत्परिवर्तनवाद जो है ये किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो इसका बीच का जो 5-6 गो पॉइंट है वो पढ़ लीजिएगा। एक हम आपको बता देते हैं कि तीसरा नंबर पॉइंट में है कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है, इसको पढ़ लेंगे। बहुत सारे लोग को लग रहा होगा कि गुरुजी बस ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, तो हम इस कारण पढ़ा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं, काहे कि यहाँ से ऐसा प्रश्न नहीं बनता, और जो बनता है वो हम आपको डायरेक्टली अंडरलाइन करा दे रहे हैं या बता दे रहे हैं। बाकी पढ़ करके हमें टाइम बर्बाद करे से अच्छा है कि जा करके 2 घंटा क्रिकेट खेल आइए, वो फ़ायदा करेगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा, ठीक ना। बाकी कुछ नहीं। आगे आइए, तीसरा नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होता है। बाकी फुर्सत में अपना पढ़ लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से, मन की संतुष्टि के लिए। कहता है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। ये लाइन याद रख लीजिएगा डिफिनीशन के तौर पे। और इस प्रकार हमारा ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। चैप्टर नंबर 3 जो था जैव विकास, शॉर्टकट में जो काम के लायक था वो हम आपको समझा दिए। जिनको दिक्कत होगा वो बताइएगा। चलिए देखेंगे अब जो अगला जो हमारा चैप्टर है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में भी ज़्यादा कुछ इसमें लॉन्ग लपेट दिया गया है, मगर लॉन्ग लपेट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। जो कुछ बता दे रहे हैं, अंडरलाइन करा दे रहे हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ज़रूरत पड़े तो एक आवर अपने से बुक को आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे कहता है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी जो हमारा चौथा चैप्टर है, पहले एक डिफिनीशन समझ लीजिए कि अनुवांशिकी होता क्या है। तो वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते रहते हैं उसको अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। जैसे आप अगर कोई बच्चा को देखते होंगे तो अगर ज़्यादा नटखटपना करता है या ज़्यादा बदमाशी करता है तो कहता है कि सीधे बाप पे गया, सीधे चचा पे गया, सीधे दादा पे गया। इसको हम क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने वाली जो कुछ भी लक्षण होता है वह अनुवांशिक लक्षण कहलाता है। और अनुवांशिक लक्षण के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण के विधि और कारण के जो अध्ययन होता है, यानी कि दादा के गुण पोता में काहे आ गया, पोता का गुण अगला पोता में काहे आ गया, इसी के अध्ययन को जो हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स कहते हैं। अनुवांशिकता के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी है ऑस्ट्रिया, ये नामो ये याद रखिएगा, देश का नाम इसका याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है, ठीक ना। तो ऑस्ट्रिया के निवासी ग्रेगर जोहान मेंडल इसने दिया था। यानी कि अनुवांशिकता के बाप कौन कहलाएगा? फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकता के पिता कहलाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। इतना आप सबको पता है। नोट में कहता है कि अनुवांशिकता शब्द, आप ध्यान दीजिएगा, अनुवांशिकता के पिता यानी कि बाबूजी जो मेंडल है, जबकि अनुवांशिकता शब्द जेनेटिक शब्द कौन दिया है? तो विलियम वाटसन दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेल्म जोहानसन ने दिया है। ये दोनों नोट वाला बॉक्स याद रखिएगा। अनुवांशिकता विलियम वाटसन, जबकि जीन विल्हेल्म जोहानसन। अब आइए, कहता है कि अनुवांशिकी शब्द प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग किया। यही एगो प्रश्न पूछता है। कभी कभी आपको कौन सी लिखा रहता है, मटर का कोई नाम लिखा रहता है, पी ऐसा करके कुछ लिखा रहेगा, पी प्लांट ऐसा करके, मतलब मटर को इंग्लिश में पी बोलते हैं वो। आगे है कि मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशांगति का अध्ययन किया, जिसके
क्रमशः एक संक्रिय और द्विसंक्रिय क्रॉस कहलाता है। बाकी अब कुछ न पढ़ेला है, एक संकरीय द्विसंकरीय, यानी कि जिसमें एक संकर मिलेगा वो एक संकरीय, जिसमें दो मिलेगा वो दो संकरीय। आप इस डायरेक्ट बॉक्स के नीचे जाइए और नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बॉक्स में एक दिख रहा होगा कि F2 पीढ़ी का, यहाँ पर देखेंगे, अतः F2 पीढ़ी का पौधे का फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1 है। यही सिर्फ आपको याद रखना है। यानी कि एक संकरीय क्रॉस के अंतर्गत, यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंतर्गत फिनोटाइप का रेशियो कितना होता है और जीनोटाइप का रेशियो कितना होता है, ये याद रखना। तो फिनोटाइप याद रखेंगे 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। जीनोटाइप 1:2:1, फिनोटाइप 3:1, यही आपका एक संकरीय क्रॉस में। और ये जो है ऐसे नॉर्मली हमारे एग्जाम में ज़्यादातर नहीं दिखता है। ये पूछा था कब, और पूछता कब है, जब आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे होंगे उसमें पूछता। तो सब तो 12th पास करके आए होंगे, वो उतना उम्मीद ही है, नहीं तो डायरेक्टली इंटर तो किए नहीं होंगे। 12th के बाद इंटर नहीं ना किए हैं जी कोई। आगे आइए, अगला है द्विसंकरीय क्रॉस, यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें भी मेंडल अब दुद्दू को करके करेगा, वो मतलब ना है, करने दीजिए उसको। वो पागल थे, हम लोग पागल नहीं है ना, नहीं वो बढ़िया आदमी थे, हम लोग पागल हैं और हम लोग करेंगे नहीं। बस इनमें क्या समझिए, द्विसंकरीय क्रॉस में क्या समझ लीजिए कि F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप, द्विसंकरीय में फिनोटाइप देखेंगे क्या है, 9:3:9:3:3:1 का, और उसके बाद जीनोटाइप है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये वाला इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, ये वाला नहीं पूछता। F2 पीढ़ी यानी कि डाई हाइब्रिड का जो जीनोटाइप है उससे प्रश्न नहीं पूछता। हमसे जो प्रश्न पूछता है वो है फिनोटाइप अनुपात। फिनोटाइप खाली याद रखिएगा डाई हाइब्रिड का, और सिंगल हाइब्रिड यानी कि मोनो हाइब्रिड का जो है फिनो और जीनो दोनों याद रखिएगा। इतना याद रख लीजिएगा, काम खत्म। बाकी नीचे जो कुछ भी दिया गया है वो सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्राथमिक प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, ये सब को छोड़ दीजिए। हम अब छोड़ रहे हैं, आप लोग अपने मन की संतुष्टि के लिए कभी किताब पढ़ लीजिएगा। मेरे ख्याल से ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इसको भी छोड़ देना है। और नोट जो नीचे बॉक्स में आया है उसको पढ़ लीजिए, टाइम वेस्ट करने से ऊपर कोई फायदा है नहीं। आगे ये नोट्स में क्या कहता है कि डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। ध्यान देंगे, जेनेटिक्स नाम का उपयोग 1905 में डब्ल्यू वॉटसन ने किया, वही आनुवंशिकता जो ऊपर पढ़े थे। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया, वही जो ऊपर पढ़े थे विल्हेल्म जोहानसन वो। फिर कहता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, तो जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे दे उसे फिनोटाइप कहते हैं। मतलब ये कि बाप बदमाश बेटबो बदमाश, तो दोनों के लक्षण यहाँ डायरेक्टली दिख जाए उसको कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहेंगे, फिनोटाइप। अगर वही लक्षण बाप के आंतरिक गुण कुछ ऐसा है टैलेंटेड, और वैसा गुण अगर बेटा में आया है मगर वो भी गुण हम नहीं देख पाए, यानी कि जो इनडायरेक्टली है, उसको कहते हैं जीनोटाइप। यानी कि जीवधारियों के आनुवंशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का जीन बनाता है, यानी कि जीन तो बनाता है मगर इनडायरेक्टली लक्षण दिखाई दे रहता है, वो कहलाता है जीनोटाइप। उम्मीद करेंगे जीनो और फिनो समझ गए होंगे। फिनो मतलब डायरेक्ट, जीनो मतलब इनडायरेक्ट लक्षण। अब आइए आगे, कहता है युग्म विकल्पी यानी कि एलियल्स। ये क्या कहता है कि एक ही गुण के विभिन्न पर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलियल कहते हैं। लाइन याद रख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। आगे बढ़िए, अब यहाँ पर है लिंकेज। लिंकेज में कुछ नहीं, बस आपको एक लाइन याद रख लेना है कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रवृत्ति को हम सहलग्नता कहते हैं, लिंकेज कहते हैं। आपको कहीं डिफिनीशन लिखने के लिए नहीं देगा, मगर डिफिनीशन लिखा हुआ दे देगा और कहेगा कि इसको कहते क्या है। तो एक ही गुणसूत्र पर जो जीन उपस्थित होगा उसके जो वंशानुगत जो चलता है, वंशानुगत होने की प्रवृत्ति, वो सहलग्नता यानी कि लिंकेज। जैसे चैन सिस्टम पढ़ते हैं ना, आप एक जोड़ो नहीं, तुम तीन को जोड़ो, तुम तीन को जोड़ो, तीन को जोड़ो, तीन को जोड़ो, उसको क्या बोलते हैं, लिंक सिस्टम। सहलग्नता यानी कि साथ में लगन के साथ जो काम करे उसको कहते हैं सहलग्नता। कौन सा एगो मूवी था ना सलमान खान का, मूवी का नाम पता नहीं, थैंक यू मत बोलो तुम तीन लोगों का मदद करो, वैसा वाला।
और वो तो बहुत पुराना हो गया। अब जितना भी बहुत सारा जो प्रोडक्ट बेचने वाला काम आता है ना, वो सब जोड़ो तोड़ो वाला, इतना को जोड़िए इतना फ़ायदा होगा, फलाना को जोड़िए, अच्छा वांटेड का था, हाँ वैसा वाला ही, बहुत सारा काम भी आता है ना। एक बार हम भी फंस गए थे वैसे काम में, हमें एक सप्ताह के अंदर भाग गए निकल के। मेरा जो हमसे ऊपर वाला जो सुपरवाइज़र था उसके साथ ये पटना में उधर जानते हैं मुसल्लापुर हाट, मुसल्लापुर हाट में गए थे, वो जो क्या रहता है छोटा छोटा हैंडबिल वो बांटने वाला काम था, वहाँ गए थे बांटने। सारा मन कर रहा है कि हम कार कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ करके, वहीं से मेरा सुपरवाइजर अगले कोना में, हम दूसरा कोना में, 1000 बैनर था, 500 रुपये लगवाए थे, पूरा बैनर वजह पूरे फेंके रोड पर, वजह से भाग गए दूसरा ऑटो पकड़ के। बाद में हमको फ़ोन करता 7 बजे रात में, कहाँ हैं हम निकले घर, अब हम नहीं घूर के आने वाले हैं आपके पास। अब उसी दिन उसी रास्ता से जब आ रहे थे ना, जब घर पहुँचने वाले थे, उस रास्ता में हमको 3 गो कोचिंग दिखा था 10th का, तीनों में जाके बात किए कि अगर कोई टीचर का वैकेंसी खाली है तो बताओ। 3 गो मेरे को नहीं दिया, बोला नंबर दे दीजिए बाद में बुलाएंगे। 15 दिन बाद एगो कोचिंग से आया। अब कोचिंग में मतलब जो टीचर था ना वो अपसेंट हो गया था, उसके जगह पे हमको बुलाया था GK पर, मतलब हिस्ट्री का शायद क्लास था, तो हम गए भाई। अब उसके नीचे वो साइबर कैफ़े चलता था, उसी कैफ़े में बैठे हुए थे, बोला कि 15 मिनट टाइम दीजिए हम आते हैं। गए, तैयार होके आ गए, और आए तो जिस दिन हिस्ट्री का क्लास लिए, शायद 9th का क्लास था, हाँ 9th का था, हिस्ट्री का क्लास लिए, दूसरे दिन हमको कंफर्मेशन आता है कॉल कि सर आप ही आ जाइए, पहल का टीचर को हटा दिए ले पहल का टीचर जो हिस्ट्री वाला था उसको हटा दे बोल गया, हमको रख ले बोल गया। ऐसा पढ़ाए थे हम। पहले दिन फीडबैक जो दिया सब बच्चा सब, उससे उनको पसंद आ गया, हो गया। वहाँ से जो जर्नी शुरू हुआ, एक कोचिंग से हम 3 कोचिंग कंटिन्यू पकड़े थे। एक महीना 15 दिन जो कोचिंग खोजला, यानी कि जिस दिन मिला उसके 15 दिन के अंदर 3 कोचिंग से हमको आया था कॉल, मतलब वही कोचिंग वाला अपने अपने कोचिंग से लिंक करवा दिया था तीनों जगह। एगो के यहाँ हम शुरू किए थे 50 रुपया घंटा में, तीसरा कोचिंग में जाके महीने 15 दिन के अंदर में 100 रुपया कर दिए, 50 से 100 रुपया दुगना रेट 1 घंटा के। तो वैसे ही ये लिंकेज हो गया, ठीक है। लिंकेज आपको समझ में आ गया, ये लिंक समझ में आ गया, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें जो बाकी कुछ और आपको पढ़ना नहीं है, नीचे में एक देखिएगा एक नाम होगा कि लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने 1910 में किया था। ये लाइन खाली याद रखिए, ठीक है। लिंग संलग्नता की जो सर्वप्रथम विस्तृत जानकारी है वो मॉर्गन ने दिया था, और मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण जैसे रंग वर्णांधता, वही जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, गंजा बाप गंजा तो बेटा भी गंजा जो वाला, हीमोफीलिया बीमारी, मायोपिया, वही जो पास आवे वाला पिया जो है रुस जाता है मतलब निकट वाला, हाइपर में क्या है हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस है, और इत्यादि, ये सभी जो है आपका संलग्नता यानी कि लिंकेज बीमारी है। और लिंग संलग्न गुण जो है स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होता है। नीचे वाला जो 3-4 लाइन है उसको कंटिन्यू याद रखिएगा, बीमारी ये सब, बाकी और कुछ नहीं। ऊपर देखिए बॉक्स में आपका ये दिया हुआ है गुणसूत्र, है ना। हम एक बार ऐसे ही पढ़ देते हैं, बाकी याद करने का काम आप लोग का, हमारा एक बार पढ़े से कुछ होने वाला है नहीं, पढ़ देते हैं हम खाली। एस्केरिस का 2 है, मच्छर का 6, घरेलू मक्खी का 12, मच्छर जितना रहता है उससे ज़्यादा घर में मक्खी रहता है तो 6 दूनी 12, ठीक है। मटर, मटर में 14, मटर पनीर में मक्खी गिर गया तो मटर फेंक दिया 14। प्याज 16 रुपया हो गया प्याज, मक्का 20 रुपया, टमाटर 24, मेढक 26, नींबू में 18 और 36, जब लेते हैं तो जोड़े में नींबू मिलता है 10 रुपये में 2 गो, तो 18 दूनी 36, बिलैया के 38, चूहा, चूहा में 2 तरह के होता है, एगो मौस होता है जो कि 40 और एगो राइट होता है जो 42। और जो चूहा घरवा में रहता है खेतवा वाला वो इतने गेहूँ काट देगा तो खा जाएगा, तो चूहा और गेहूँ 42, खरगोश 44, मनुष्य 46, आलू चिंपैंजी तंबाकू, आलू चिंपैंजी और तंबाकू ये 3 48, घोड़ा के 64, कुत्ता के 78, कबूतर के 80 और टेरिडोफाइटा 1300 से 1600। ये सबको एक बार 2 बार अपने से पढ़ करके याद कीजिएगा तभी याद होगा, बाकी कौन उपाय नहीं खे। आ गई कहता है मानव आनुवांशिक,
गुणसूत्र का नामकरण डब्ल्यू वॉल्टेयर ने 1888 में किया, ये याद रख लीजिएगा। गुणसूत्र का नामकरण जो है वो डब्ल्यू वॉल्टेयर ने किया। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइन है। और जीनोम जीन दोनों तरह के ऑप्शन देंगे आपको, ठीक है। तो जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको हम जीनोम कहते हैं, ये लाइन याद रखिएगा। और जीन इन्हीं गुणसूत्र पर पाया जाता है, यानी कि जीन कहाँ पाया जाता है, तो जीनोम पर पाया जाता है, ये लाइन याद रखिएगा। ये वाला प्रश्न में हमसे कोई पूछे भी थे, कोई किसी का सेट बना रहे थे वो लोग, मतलब कोई नया पब्लिकेशन का सेट था उसमें बना रहे थे और आंसर दिया था जीनोम, और उन लोग के मन में था कन्फ्यूजन क्या, तो क्या था कि जीन था। ऑप्शन 1 में भी जीन दिया हुआ था और इसी प्रकार से वो पूछे थे। तो याद रखिएगा आप लोग भी कि गुणसूत्र में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है उसको जीनोम कहते हैं और जीनोम पर जीन पाया जाता है। कहता है कि गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। बड़ा बढ़िया पॉइंट है। आगे कहता है कि गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं, ठीक है। कहता है कि 1956 में एस बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई, अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा 3 लाइन आएगा, तीनों या ध्यान से, जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन और पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन। बहुत बेहतरीन। जीन की इकाई सिस्ट्रॉन, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूट्रॉन, पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन, तीनों नाम आपको जैसे याद रहता है याद रखिएगा, काहे कि प्रश्न पूछते रहता है। मानव में 20 अमीनो एसिड होता है, ये भी प्रश्न अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहता है आर्थर कॉनबर्ग ने 1962 में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। यानी कि आपको याद क्या रखना है कि डीएनए का संश्लेषण किस एंजाइम से होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से होता है। खोजा कौन है, तो कॉनबर्ग ने। मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसको हम पढ़ देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर पॉइंट थोड़ा सा कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अक्सर मिलता रहता होगा प्रश्न, इससे सामना होता रहता होगा। पहला तो यही कह रहा है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46, मतलब ये संख्या के अनुसार है, जोड़ा में बोल देगा तो आपको पता है उसका 2 गुण मतलब 2 भागा कर दीजिएगा, यानी 23। कहता है प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा, ध्यान देंगे, एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा, दूसरा शुक्राणु के द्वारा। अंडाणु मतलब फीमेल पार्ट, शुक्राणु मतलब मेल पार्ट, है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र माता से यानी कि अंडाणु से, दूसरा शुक्राणु से यानी कि पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन में अर्धसूत्री विभाजन 2 प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं। पहला पॉइंट, शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कैसे विभाजन होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहला कहता है कि आधे हुए जिनमें 23वीं जोड़ी का गुणसूत्र आता है अर्थात 22+1, और आधे हुए जिनमें 23वीं जोड़ी के X गुणसूत्र आता है यानी कि 22+22, यानी कि 22+X और 22+22 2 अलग अलग। नारियों में यानी कि महिलाओं में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X तथा 22+X वाले अंडाणु होते हैं। ये आगे चल कर के आगे तोड़ देगा, ये सीधे इसका कहानी वही है कि नारी कहने का मतलब, महिलाओं कहने का मतलब कि माता का जो गुणसूत्र है, बेटी में भी जो गुणसूत्र रहेगा वो 22+X ही रहेगा। और कहता है कि निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज यानी कि जायगोट में 23वीं जोड़ी XX होगी और उससे जो संतान आएगा वो लड़की होगा। मतलब कि ऑलरेडी सब में 22+X का कॉम्बिनेशन और 22+Y का कॉम्बिनेशन होता है। अगर जब जायगोट बन रहा है, जायगोट के समय इसमें X ही जुड़ जाए तो ये फीमेल कहलाएगा, और इस बाई में आकर के X जुड़ जाए तो ये मेल कहलाता है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछता रहता है कि अगर XY है तो वो क्या दर्शा रहा है, XX है तो क्या दर्शा रहा है, या फिर कह देगा कि किसी मतलब कि जो पेरेंट है उसका एक संतान हुआ है, उस संतान का क्रोमोसोम XY है तो वो क्या हो सकता है, लड़का या लड़की। तो जहाँ पर XY रहेगा वो लड़का, जहाँ पर XX रहेगा वो लड़की। वही कह रहे हैं कि इसके विपरीत किसी अंडाणु में बाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा तो XY गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा और संतान लड़का होगा। अतः
पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि कौन सा संतान लड़का होगा या लड़की होगा उसका निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, तो पुरुषों के गुणसूत्र से होता है। मगर ये वर्तमान समय में ऐसी हालात है कि इस चीज़ को कोई ध्यान नहीं देता है। हमारे सामाजिक रूप में ज़्यादा ये कुरीतियाँ हैं कि लोग किसको दोष दे बैठते हैं, तो महिला को, लड़की को, है ना। दोष होता है किस में है, मेल में होता है, यानी कि पुरुष में होता है। पुरुष का गुणसूत्र सही रहेगा तो वो संतान चाहे वो लड़का या लड़की होगा। मगर ये कुरीतियाँ हैं हमारे समाज में कि कुछ भी होता है सीधे किसके पास चला जाता है, दोष चला जाता है लड़की पे, ठीक है। और ये निरंतर चलता आ रहा है। पढ़े लिखे लोग भी आखिरी में वही कर बैठते हैं। जो अगर एक पीढ़ी हमारे से अगर पीछे वाला अगर कोई पीढ़ी है वो पढ़ा लिखा भी है, अगर उसके घर में कंटिन्यू अगर किसी का संतान लड़की हो रहा तो पढ़ी लिखी औरत भी अगर वो सास बन चुकी है तो वो अगर पढ़ी और अनपढ़ में कोई अंतर नहीं है, वो सास नहीं कसाई है, ठीक है। वो भी वही कहेगी कि हमारे पुतोहिए में खराबी है, मारम जूता खोल के। आगे आइए, क्या कहता है नोट में, क्या है कि परख नली जो है शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। ये याद रखिएगा कि परख नली में जो है शिशु के मामले में निषेचन परख नली के अंदर होता है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी बच्चा का वो पेरेंटल स्थिति ज्ञात करना है, पिता का पता लगाना है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा आनुवंशिकता, और आनुवंशिकता से उम्मीद करेंगे जो समझने लायक था वो हम सब आपको समझा दिए। बाकी अगला है वनस्पति विज्ञान, यानी कि अब हम लोग वनस्पति पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे अगले क्लास में। और यहाँ से आपके प्रश्न बनते रहते हैं वनस्पति विज्ञान, तो इस क्लास को भी सारे लोग कंटिन्यू कर लीजिएगा, क्योंकि वनस्पति में हार्मोन्स वगैरह आते हैं और वो हार्मोन्स वगैरह आपके लिए, और कुछ बीमारी आएंगे इसके अंतर्गत जो कि हमेशा घूम फिर के आते रहता है। तो अगला क्लास भी कंटिन्यू सारे लोग करेंगे, यानी कि अगले क्लास जो कल होगा, जब भी होगा कल ही होगा, है ना। तो उसमें बाकी उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा, तो जल्दी जल्दी अपना फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। सबको धन्यवाद, जय हिंद।